हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को समझने के लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन पहले से ही आना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन को समझने के लिए इससे पहले आप वीडियो देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस। तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या काम करेंगे? टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। तो टाइम इंडिपेंडेंट से स्टार्ट करते हैं। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो हमने मान लिया कि कोई एक पार्टिकल है बेटा, जो पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो अगर कोई भी पार्टिकल होगा तो उसका मास कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। अगर वो मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v हो जाएगी। यानी उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने कहा कोई पार्टिकल है जिसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा टोटल एनर्जी ऑफ एनी मूविंग पार्टिकल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा अगर कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है विद एनी वेलोसिटी v और उसका मास कितना है? m है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा? p हो जाएगा। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगा p²/2m। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू p²/2m प्लस v। अब प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन से हमने क्या सीखा था कि दुनिया की कोई भी चीज किस फॉर्म में लिखी जा सकती है बेटा? वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो जब दुनिया की कोई भी चीज वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखी जा सकती है तो हमने क्या काम किया? इसमें वेव फंक्शन से मल्टीप्लाई किया। तो हमने कहा मल्टीप्लाई बाय द वेव फंक्शन बोथ साइड। तो यहां पर लिख दिया E वेव फंक्शन क्या होता है? साई x, t इज इक्वल टू p²/2m साई x, t प्लस v साई x, t। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? वेव फंक्शन हो जाएगा। यानी कि ये वेव फंक्शन कह रहा है कि ये दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक तो पोजीशन और दूसरा किस पर डिपेंडेंट है? टाइम पर। ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम क्या कह सकते हैं कि टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होंगी। अगर कोई भी वेव फंक्शन हमारा टाइम पर डिपेंडेंट है तो कहलाएगा टाइम डिपेंडेंट, और अगर इस t से क्या हो जाए? पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाए तो इसको हम क्या कह देंगे? टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कह देंगे। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब ये जो वेव फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है? देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम दो चीजें जानते हैं, पोजीशन एंड मोमेंटम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड साइमल्टेनियसली। तो यहां पर अगर देखो तो ये क्या है? पोजीशन यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोमेंटम के फॉर्म में। तो पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वो क्या है बेटा? एनर्जी और टाइम के फॉर्म में। तो हमने कहा वेव फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज साई x, t इज इक्वल टू, ये a क्या है? अननोन वैल्यू है, a e की पावर i बाई h कट px माइनस et। तो क्या हो गया? दो फॉर्म में हो गए, पोजीशन और मोमेंटम, एनर्जी और टाइम। ये किसके बिहाफ पर लिखे गए हैं? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिहाफ पर। अब इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। अब अगर इक्वेशन 1 को आप अगर ध्यान से देखें बेटा तो हमें क्या चाहिए? E साई x, t की वैल्यू चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? p² साई x, t की वैल्यू चाहिए। दो वैल्यू चाहिए। तो अगर साई x, t बराबर देखें तो यहां पर क्या है? a e की पावर i बाई h कट px माइनस et। यानी अगर मैं इस वेव फंक्शन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? e की वैल्यू आ जाएगी। और अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आ जाएगा? p आ जाएगा। तो मुझे p की वैल्यू कितनी बार चाहिए? दो बार चाहिए। यानी मुझे इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरीके से t के रिस्पेक्ट में कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर एक बार कर दिया तो क्या मिल जाएगा? e के फॉर्म में मिल जाएगा। जो वैल्यू मिलेगी हम उठाकर कहां पर रख देंगे? इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो मैंने लिखा कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू, पहले मुझे क्या चाहिए? ई साई x, t। तो मैंने कहा विद रेस्पेक्ट टू t। अब देखो, एक बहुत बेसिक सी चीज हम लोग जानते हैं, क्या होता है बेटा? कि dy/dx
ई की पावर एक्स बराबर कितना होता है, ई की पावर एक्स होता है। इसी तरीके से अगर हमने लिखा डी बाई डी एक्स ई की पावर 2x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 ई की पावर 2x। तो अगर यहां पर देखें हम लोग, क्या है बेटा, ए ई की पावर, भाई इसको आप क्या सपोज कर लो बेटा, x। तो x अगर सपोज कर लिया तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर मान लो इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो x छोड़कर बाकी सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी। यानी x छोड़कर बाकी क्या वैल्यू आएगी बेटा, i बाई एच कट वैल्यू आएगी और p बाहर आ जाएगा। और अगर डी साई बाई डी टी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, t छोड़कर बाकी सारी वैल्यू आ जाएंगी। तो t छोड़कर बाकी सारी वैल्यू मतलब i बाई एच कट तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ में कितना आ जाएगा, माइनस ई बाहर आ जाएगा। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विद रेस्पेक्ट टू टी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल टी। तो डेल साई बाई डेल टी, अब क्या बाहर आएगा बेटा, आई बाई एच कट बाहर आ जाएगा। तो ए कांस्टेंट है, ए को बाहर रहने दिया, आई बाई एच कट। अब देखो ये भी बाहर आएगा माइनस ई, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो माइनस ई बाहर आएगा। तो माइनस ई अगर यहां पर लिखना है तो क्या लगाना पड़ेगा बेटा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ई, और बाकी ई की पावर एक्स कितना होता है, देखो 2 ई की पावर 2x, यानी कि आई बाई एच कट माइनस ई बाहर आ गया, बाकी ई की पावर एक्स क्या रहेगा, ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो ये हो जाएगा ई की पावर आई बाई एच कट और कितना हो जाएगा, पी एक्स माइनस ई टी। ये वैल्यू हो जाएगी सिंपली। तो देखो माइनस आई ई बाई एच कट आ जाएगा बेटा, तो माइनस आई ई बाई एच कट, यहां इसको मिटा देते हैं। फर्दर हमारे पास कितना सोल्यूशन आ गया, डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू आ गई, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई बाई एच कट ई। ये हो जाएगा कितना हो गया, माइनस, यहां लिख दिया आई बाई एच कट ई। अब अगर देखो e और e की पावर आई बाई एच कट पी एक्स माइनस टी, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बेटा, साई एक्स कॉमा टी लिख सकते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी थी, ए ई की पावर आई बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी थी। तो मैंने क्या लिख दिया, डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू आई माइनस आई बाई एच कट ई साई एक्स कॉमा टी हो जाएगा। अब फर्दर आप यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मुझे क्या चाहिए बेटा, ई साई एक्स कॉमा टी चाहिए। तो अगर मुझे ई साई एक्स कॉमा टी चाहिए तो आप कभी भी इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लीकेशन में लिखेंगे, डिवीजन में नहीं लिखेंगे। तो अगर मुझे सिर्फ ई साई एक्स कॉमा टी चाहिए तो बाकी सारी वैल्यूज को क्या काम करेंगे बेटा, इधर ले जाएंगे। तो जब इधर ले जाएंगे तो एच कट इधर आ जाएगा और आई डिवाइड में आ जाएगा। मैंने क्या कहा कि हम किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, मल्टीप्लीकेशन में आई को लिखना चाहेंगे। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने क्या काम किया, आई से मल्टीप्लाई कर दिया और आई से डिवाइड कर दिया। अब ये कितना हो जाएगा, आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, -1। यानी ये आ जाएगा आई, सॉरी, ये हो जाएगा आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा ई साई एक्स कॉमा टी। तो ये किसकी वैल्यू मिल जाएगी हमको, ई साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू चाहिए थी और ये हो गया ई साई एक्स कॉमा टी। अब फर्दर हमको क्या चाहिए, पी स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, पी स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी चाहिए। तो मैंने क्या कहा, इक्वेशन 2 को, अगर मुझे पी चाहिए तो इक्वेशन 2 को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन मैंने लिखा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल एक्स, क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल एक्स। मैंने क्या कहा, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x छोड़कर बाकी सारी वैल्यू बाहर आ जाएगी। यानी क्या है, i बाई एच कट और p क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा और e की पावर x क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। तो यहां पर आया बेटा i बाई एच कट और ये क्या आ गया बाहर, p आ गया और ये हो जाएगा a e की पावर i बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी। ओके, अब फर्दर मुझे p नहीं चाहिए, p स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, p स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोबारा से। तो जब दोबारा से डिफरेंशिएट किया तो वैल्यू कितनी मिल गई, डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो दोबारा वैल्यू सेम आ जाएगी, यानी आई बाई एच कट पी एक और बार आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन में एच कट स्क्वायर और ये हो जाएगा पी स्क्वायर ए ई की पावर आई बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी।
अब यहां पर अगर हम देखें तो ए ई के पावर आई बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी, अगेन ये वैल्यू किसके बराबर है, साई एक्स कॉमा टी के बराबर है। देयरफॉर वी कैन से डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर अपॉन में एच कट स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा साई एक्स कॉमा टी। ओके, ये इक्वेशन हो जाएगा 4। तो हमको किस किस चीज की वैल्यू चाहिए थी, पी स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू चाहिए थी। तो क्या काम करेंगे, माइनस एच कट स्क्वायर को इधर ले आते हैं। तो जब मैंने माइनस एच कट स्क्वायर को इधर लाया तो हम लोगों को वैल्यू क्या मिल जाएगी, पी स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि मैंने क्या काम किया, सिंपली ये पी स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू को उस तरफ लेकर चले गए, तो ये माइनस एच कट स्क्वायर आ जाएगा, और इसको मान लिया इक्वेशन, इस वाले को मान लिया इक्वेशन 4। तो पी स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू चाहिए थी, और किसकी, ई साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू चाहिए थी। तो यानी इक्वेशन 3 और 4 को, ये वाली वैल्यू और किस वाली वैल्यू को, इक्वेशन 3 को हम कहां पर उठाकर रख देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने कहा पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, पुट 3 एंड 4 कहां पर पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो देखो ई साई एक्स कॉमा टी की जगह पर, यानी कि ई साई एक्स कॉमा टी की जगह पर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी आ जाएगा। तो हमने ई साई एक्स कॉमा टी की जगह पर रख दिया आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू पी स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी की जगह पर कितना लिखना है, माइनस एच कट स्क्वायर। तो माइनस एच कट स्क्वायर, और यहां पर क्या रहेगा 2m, और ये कितना हो जाएगा बेटा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एक्स कॉमा टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, दिस इक्वेशन इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो दिस इक्वेशन इज नोन एज, दिस इक्वेशन is known as time dependent Schrodinger wave equation. This equation is known as time dependent Schrodinger wave equation. ठीक है, और अगर हमको 3 डायमेंशन में लिखना है तो 3 डायमेंशन का मतलब कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन साई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। उसको हम क्या लिख देते हैं बेटा, कैपिटल डेल स्क्वायर लिख देते हैं। तो हमने कहा इन 3 डायमेंशन, तो इन 3 डायमेंशन, ये तो टाइम का फंक्शन है, तो आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ये हो जाएगा डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई एक्स कॉमा टी। सो दिस इज नोन एज टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। अब हम लोगों को क्या प्रूव करना है बेटा, फर्दर आ जाते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो कई केसेस में श्रोडिंगर ने क्या काम किया कि कहा जो हमारा पार्टिकल होगा वो टाइम पर डिपेंडेंट होगा ही नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी चीज चल रही है तो वो इनफाइनाइट टाइम के लिए चल रही है, तो जब इनफाइनाइट टाइम उसके लिए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है वो टाइम का फंक्शन नहीं होगा। या दूसरे तरीके से ऐसे समझते हैं, हमने आपसे कहा कि आपको 100 कुर्सी कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, तो 100 चेयर्स आपको ले जाना है। मैंने ये नहीं कहा आज लेकर जाइए, कल लेकर जाइए, परसों लेकर जाइए, 1 साल बाद लेकर जाइए। तो क्या हो गया, टाइम हमारे लिए फंक्शन रहा ही नहीं, बस हमको क्या करना है, वो चीज एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। तो जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है यानी कि वो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रहा। तो जब कोई भी पार्टिकल टाइम पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा तो उस केस में श्रोडिंगर ने क्या काम किया कि इस इक्वेशन को, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में। ठीक है, तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के, बट हम लोग यहां पर टाइम डिपेंडेंट सॉल्व कर चुके हैं, तो इसीलिए क्या काम करेंगे, यहीं से सॉल्व कर लेंगे। तो फर्दर आ जाते हैं बेटा टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, तो कहां पर आ जाते हैं, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर। मैंने क्या कहा, कहां से स्टार्ट करना बेटा,
फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ओके, तो हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से स्टार्ट करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, टाइम इंडिपेंडेंट में। ओके, तो ये बहुत आसान सी इक्वेशन है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बेटा क्या है, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई एक्स कॉमा टी। ठीक है, इसको हमने कहा टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। अब हम जानते हैं वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, वेव फंक्शन की वैल्यू होती है बेटा साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आई बाई एच कट पी एक्स माइनस ई टी। ठीक है, अब ये जो वेव फंक्शन है किन चीजों पर डिपेंडेंट है, पोजीशन और टाइम, और हमको क्या चाहिए, टाइम से इंडिपेंडेंट चाहिए। इसीलिए हम क्या काम करेंगे, इसके पोजीशन और टाइम को अलग अलग कर लेंगे। तो हमने कहा साई एक्स कॉमा टी बराबर कितना हो जाएगा, ए ई की पावर आई बाई एच कट पी एक्स इंटू, ये अलग कर लिया बेटा, तो ई की पावर माइनस आई बाई एच कट इंटू कितना हो जाएगा, ई टी हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इतनी वैल्यू जो हमारी है वो क्या है बेटा, टाइम से इंडिपेंडेंट है। ये किस पर डिपेंडेंट है, पोजीशन पर डिपेंडेंट है। यानी हमको वैल्यू जो हटानी है इस पूरी इक्वेशन से, वो क्या हटानी है, ए की पावर माइनस आई बाई एच कट ई टी। तो हमने कहा लेट साई नॉट एक्स, यानी हमने पोजीशन वाले को अलग कर लिया। हमने कहा इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, तो आई बाई एच कट पी एक्स। ठीक है, ये मान लिया वैल्यू बेटा। तो हमने कहा जब ये हो जाएगा तो ये इक्वेशन अगर मान लेते हैं 1 और ये मान लिया 2, देयरफॉर इक्वेशन 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो साई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए ई की पावर आई बाई एच कट पी एक्स की जगह पर कितना लिख सकते हैं, साई नॉट एक्स। तो ये हमने लिख दिया साई नॉट एक्स, और ये आगे हो जाएगा ई की पावर माइनस एच कट ई टी। ये मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब फर्दर हमको क्या क्या चाहिए, अगेन देखो बेटा, एक बार चाहिए डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू। तो यहां से हम पहले क्या काम करें, इस इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। फिर क्या चाहिए बेटा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो क्या काम करेंगे, इसी इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, कितनी बार, 2 टाइम्स। फिर हमें क्या चाहिए बेटा, साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमें साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू चाहिए तो वो ऑलरेडी यहां पर दिख रही है बेटा, इक्वेशन 3 क्या है, साई एक्स कॉमा टी की वैल्यू है। तो बस ये तीनों वैल्यू उठाकर कहां पर पुट कर देंगे हम लोग, इस वाले इक्वेशन, यानी कि इक्वेशन ए मान लेते हैं, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हमने कहा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू, सबसे पहले अपने पास क्या है, डेल साई बाई डेल टी है, तो विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कितना हो जाएगा, सॉरी विद रेस्पेक्ट टू टी। ओके, तो हमने कहा इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल साई बाई डेल टी, कितना हो जाएगा, डेल साई बाई डेल टी। अगेन साइन नॉट किस पर डिपेंडेंट है, पोजीशन पर, तो इससे कोई मतलब नहीं है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई की पावर एक्स, और अगर एक्स के अलावा कुछ और है बेटा, यानी कि ई की पावर टी का कितना हो जाएगा, ई की पावर टी, और टी के अलावा जितनी भी वैल्यू है वो कहां आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो टी के अलावा कितनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू है, और ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो हमने कहा डेल साई बाई डेल टी कितना बाहर आया बेटा, माइनस आई बाई एच कट ई। ठीक है, इतना बाहर आ गया, और ये कितना है, साई नॉट। अब इसके आगे एक्स लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को पता है ये किसका पोजीशन फंक्शन है बेटा, एक्स का फंक्शन है। तो ये हो जाएगा डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस आई बाई एच कट ई साई नॉट ई की पावर माइनस आई बाई एच कट ई टी। लेकिन मुझे चाहिए क्या था बेटा, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी चाहिए। क्या चाहिए, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी। तो एच कट को इधर लेकर आए तो आई एच कट तो बनेगा नहीं, तो अगेन क्या काम करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर लिया, आई से डिवाइड कर दिया। तो आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, आई एच कट। तो इसको इधर लेकर चले आए तो ये हो गया बेटा आई एच कट इज इक्वल टू आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1।
तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा प्लस, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई +1 में कन्वर्ट हो गई। अपने पास क्या बचेगा ई साई नॉट ई की पावर -i/h कट ई इंटू टी। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। हमारे पास क्या मिल गया बेटा, सॉरी एक चीज छोड़ गया यहां पर, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू, तो हमें क्या चाहिए था बेटा, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू चाहिए थी। तो आई एच कट डेल साई बाई डेल टी की अगर वैल्यू चाहिए थी तो वो वैल्यू यहां पर क्लियरली आप देखिए कि आपको क्या मिल गया बेटा, ये वैल्यू मिल गई है। ठीक है, ये क्लियरली वैल्यू दिख रही है, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी की वैल्यू मिल गई। फर्दर हम लोग आ जाते हैं कहां पर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो इसी इक्वेशन 3 को फर्दर डिफरेंशिएट आपको कर देना है, किसके फॉर्म में बच्चा, बस x के फॉर्म में कर देना है। तो हमने कहा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो डेल साई बाई डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल साई बाई डेल x इज इक्वल टू, ये जो है टाइम का फंक्शन है, यानी कि ये x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो नहीं सकता है। साई नॉट किसका फंक्शन है बेटा, x का फंक्शन है, यानी सिर्फ यही डिफरेंशिएट होगा। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे बेटा, डेल साई नॉट अपॉन डेल x, बाकी e की पावर -i/h कट e इंटू टी हो जाएगा। और मुझे कितनी बार चाहिए बेटा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक और बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रेस्पेक्ट टू x, तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर साई नॉट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर -i/h कट ई इंटू टी। तो हमें जो चाहिए था वैल्यू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वो वैल्यू मिल चुकी है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन 5। अब क्या क्या चाहिए था बेटा, ये मिल गया, ये वैल्यू चाहिए थी, मिल गया। साई एक्स कॉमा टी इक्वेशन 3 ऑलरेडी है। तो क्या काम करें बेटा, पुट इक्वेशन 3, 4 एंड 5, पुट इक्वेशन 3, 4 एंड 5 किस में रख दे बेटा, इक्वेशन ए में रख देते हैं। तो हमने कहा पुट इक्वेशन 3, 4 एंड 5 कहां पर, इन इक्वेशन ए। तो इन इक्वेशन ए पर रखते हैं। तो देखो आई एच कट डेल साई बाई डेल टी की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, आई एच कट डेल साई बाई डेल टी की जगह पर आ जाएगा ई साई नॉट ई के पावर -i/h कट ई टी। तो यहां पर आ जाएगा आई एच कट डेल साई बाई डेल टी की जगह ई साई नॉट ई के पावर -i/h कट ई इंटू टी इज इक्वल टू, यहां पर था बेटा -h कट स्क्वायर अपॉन में 2m, और डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की जगह पर कितना आ जाएगा, प्रीवियस आप देख लीजिए, डेल स्क्वायर साई नॉट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और उसके साथ ये मल्टीप्लाई था, तो कितना हो जाएगा बेटा, डेल स्क्वायर साई नॉट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर -i/h कट ई टी प्लस v, तो v ही रहेगा, और साई एक्स कॉमा टी की जगह पर कितना है बेटा, साई नॉट ई की पावर -i/h कट ई इंटू टी। तो अब देखो यहां पर e की पावर -i/h कट ई टी है, यहां पर e की पावर -i/h कट है, कॉमन लिया जा सकता है, इस वाले से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने क्या काम किया कि यहां से कॉमन लिया बेटा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो जब ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारे पास सिर्फ क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में बचा बेटा ई साई नॉट इज इक्वल टू, यहां पर बचा -h कट स्क्वायर अपॉन में 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहां से क्या बच जाएगा, v साई नॉट बच जाएगा। अब इसको इधर ले आए, यानी सारी वैल्यू को इधर ले आते हैं, तो इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, h कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई नॉट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये रहेगा बेटा ई साई नॉट, और ये भी इधर आया तो कितना हो गया, -v साई नॉट बराबर 0। तो देखो साई नॉट कॉमन ले ले तो e -v साई नॉट बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में बने बेटा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस m
dy बाई डी एक्स प्लस के वाई बराबर 0। तो हम जनरलाइज्ड फॉर्म में चाहते हैं कि इक्वेशन ऐसी बने। यहां पर कितना h का स्क्वायर अपॉन 2m है, तो क्या काम करें, पूरे इक्वेशन में हमने 2m अपॉन h का स्क्वायर से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। कितना, 2m अपॉन h का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 2m यहां आएगा बेटा, तो 2m से 2m कैंसिल, h का स्क्वायर यहां आएगा तो h का स्क्वायर से h का स्क्वायर कैंसिल, यानी यहां पर क्या बच जाएगा, सिर्फ डेल स्क्वायर साइन ऑड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों में बेटा क्या हो जाएगा, 2m अपॉन h कट स्क्वायर और साइन ऑड कॉमन ले लिया है, तो e माइनस वी साइन ऑड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। लेकिन हम जनरलाइज्ड फॉर्म में इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, इन जनरलाइज्ड फॉर्म। तो हमको पता जब है कि ये टाइम पर डिपेंडेंट है ही नहीं, तो साइन नॉट लिखें या साई लिखें, इस बात से कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। तो हमने कहा इन जनरलाइज्ड फॉर्म, इन जनरलाइज्ड फॉर्म, लाइज्ड फॉर्म, ओके। तो जनरलाइज्ड फॉर्म में हमने कहा साइन ऑड नहीं लिखेंगे बस। तो जब साइन ऑड नहीं लिखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0। ठीक है, तो दिस इज नोन एज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या कहलाएगा, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये किसमें हो गया बेटा, 1 डायमेंशन में हो गया। 3 डायमेंशन में लिखने के लिए क्या काम करोगे, यहां पर डेल स्क्वायर लगा दोगे। तो हमने कहा इन 3D, तो इन 3 डायमेंशन में कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर e माइनस वी साई बराबर 0। ये किसके फॉर्म में हो गया, 3 डायमेंशन में। अब मान लेते हैं कि जो हमारा पार्टिकल क्या था बेटा, फ्री पार्टिकल था। तो अगर फ्री पार्टिकल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो किसमें होगा, हमेशा मोशन में होगा। तो जब कोई चीज मोशन में हो जाएगी हमेशा के लिए, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। क्योंकि हमको पता है कि एनर्जी पॉजेस ड्यू टू द मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी पॉजेस ड्यू टू द पोजीशन वो क्या कहलाती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब हमारा हमेशा मोशन में रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, 0। तो हमने कहा इन फ्री पार्टिकल, इन फ्री पार्टिकल या फॉर फ्री पार्टिकल। तो फ्री पार्टिकल के लिए बेटा कितना हो जाएगा, v बराबर 0। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन में h कट स्क्वायर e साई इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू कहलाएगी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो हमारे लिए क्या हो गया, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पढ़ना था, हम टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में क्या मिलेंगे, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल या पार्टिकल इन ए पोटेंशियल वेल। ठीक है, थैंक यू सो मच।